इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ल्स बॉडलेयर का लिखा हुआ पोएम कॉरेस्पॉन्डेंस को लेकर के। इसका थीम समझेंगे, इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और साथ में थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो पोएम है ये ल फ्लोर डुमाल यानी द फ्लावर्स ऑफ इविल, एक्चुअली ये एक फ्रेंच एंथोलॉजी है बिकॉज चार्ल्स बॉडलेयर वाज आल्सो फ्रेंच पोइट। ये सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत एक बहुत ही प्रधान कवि है जिन्होंने सिम्बॉल का यूज़ पोइट्री में किया था और सिम्बॉल का एक अलग ही लहजा में वो लेकर के गए थे। वो सबसे ज़्यादा फेमस और नोटोरियस जो एंथोलॉजी के लिए है दैट इज़ द फ्लावर्स ऑफ इविल, ठीक है, जो ले फ्लोर दुमा जो फ्रेंच में वो पब्लिश हुआ था 1857 में ये पब्लिश हुआ था। और इसी का अंतर्गत एक कविता है करेस्पॉन्डेंसेस। ये एंथोलॉजी या आप इन ओरिजिनल कह ले एज अ होल कह ले कि चार्ल्स बॉडलेयर का पूरा पोएट्री काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इसीलिए है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिव एनर्जी भी दिखेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे बोथ द डिलाइट्स ऑफ लाइफ एंड द हॉरर्स ऑफ लाइफ आर प्रेजेंटेड एट द सेम टाइम, ठीक है। वहाँ पे आपको वायलेंस मिल जाएगा, वहाँ पे आपको करप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सेक्सुअल टॉर्चर मिल जाएगा, वहाँ पे हर तरीके का डिप्रेविटी मिल जाएगा, ठीक है, मानसिक विकृति मिल जाएगा, हर तरीके का लाइफ का खूबसूरत और घिनौना दोनों चेहरा ही उन्होंने दिखाया है। और इसकी वजह से उनका एंथोलॉजी के उस वक्त कुछ कुछ पोएम को सेंसर भी कर दिया गया था, हालांकि आगे चल के उनको अपना क्रिटिकल एक्लेम मिल ही जाता है। ये जो पोएम है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है विलियम एग्लर ने, हालांकि और भी कोई ट्रांसलेटर ने इनको अपना अपने हिसाब से किया हुआ है। फिलहाल हम लोगों ने जो टेक्स्ट को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो विलियम एग्लर का ट्रांसलेट किया हुआ टेक्स्ट है, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डेंसेस का मतलब होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे मेनली हम लोग कोई चिट्ठी विट्ठी वगैरह भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली, तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इस कविता में किसका साथ किसका कम्युनिकेशन का बात या किसका साथ किसका कॉन्टैक्ट का बात किया जा रहा, मेनली बिटवीन आवर फिजिकल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। या कहा जाए तो एक आवर एक्सटर्नल नेचर एंड इंटरनल नेचर, ठीक है। इन दोनों का कम्युनिकेशन, इन दोनों का कॉन्टैक्ट का बारे में बात किया जा रहा है थ्रू द डेलिबरेट डिपिक्शन ऑफ नेचर, ठीक है, एंड ऑल्सो बाई शोइंग डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर, ठीक है। आइए अब इसका लाइन बाय लाइन समझते हैं। नेचर इज अ टेम्पल इन विच लिविंग पिलर्स समटाइम्स गिव वॉइस टू कंफ्यूज वर्ड्स। नेचर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे जिंदा पिलर्स, स्तंभ क्या करते हैं, कभी कभी कुछ कंफ्यूज्ड शब्दों को एक आवाज, सटीक आवाज देते हैं। इसका मतलब क्या, नेचर को यहाँ पे एक मंदिर का साथ तुलना किया गया, यानी उसको यहाँ पे डिवाइन लेवल में अपग्रेड किया जा रहा है। नेचर इज इट सेल्फ बींग प्रोमोटेड टू अ गॉड लाइक फिगर, ठीक है। तो नेचर से ऊपर कोई है नहीं, नेचर सुप्रीम है और नेचर का रूल भी कोई तोड़ नहीं सकता। और यही वजह से उसको एक गॉड लाइक, डिवाइन लाइक स्टेटस दिया जा रहा है क्योंकि नेचर का कुछ रूल है जो सबको फॉलो करके चलना पड़ता है, रूल ब्रेक कहीं नहीं होता है। और वो कुछ पिलर्स का ऊपर वो खड़ा है नेचर, वो भी लिविंग पिलर्स है। अब इसको आप नेचर का जो लिविंग मेंबर्स है उसका हिसाब से तुलना करते, जैसे पशु पक्षियाँ हो गए, इंसान हो गए और भी जो भी बायोम्स है वो हो गए। या फिर आप अगर थोड़ा ब्रॉड सेंस में पकड़े तो इसको लाइफ इटसेल्फ आप मान सकते हैं कि प्राण, जीवन, जिंदगी ये खुद एक पिलर है जिसका ऊपर नेचर टिका हुआ है, ठीक है। और नेचर में जितना भी आप चीज़ें देखेंगे, नेचर का एक अपना एक जो प्रेजेंस रहेगा, वो खुद आपका जितना भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, थॉट्स है, इश्यूज़ है, उसको आपको क्लियर कर देगा। अगर आप नेचर में फोकस करो तो नेचर खुद ब खुद क्लियर करते हुए जाता है, बस हम लोग को समझने का समझदारी होना चाहिए। मैन passes थ्रू forests ऑफ symbols which look at him with understanding eyes। तो इंसान जो है, मैन passes there, वो यहाँ वहाँ से गुजरता है, किस चीज़ के थ्रू गुजरता है, सिंबल का घना जंगल में से। तो सिंबल का जंगल यानी एक पूरा नेचर ही इटसेल्फ इज अ स्टोर हाउस ऑफ सिंबल्स, ठीक है। सिंबल का इस्तेमाल क्यों होता है, जब हम लोग को कोई इनहेरेंट डीप मीनिंग समझाना रहता है, कोई कॉम्प्लेक्स मीनिंग समझाना रहता है, लेकिन उसको समझाने के लिए हम लोग काफ़ी नॉर्मल एक वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कहा जाता है सिंबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेड, रेड एक कलर है, लेकिन इस कलर को आप वाइटैलिटी,
ठीक है, फिर पैशन, रोमांटिसिज्म, ये सब चीज़ का सिंबल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी रेड का ये सब अंडरनीथ मीनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे पूरा नेचर में ही ढेर सारा सिंबल भरा पड़ा हुआ है, जो सब सिंबल्स हम लोग की तरफ देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आइज के साथ, यानी हम लोगों को वो समझने का कोशिश कर रहे हैं। ना ही सिर्फ हम लोग सिंबल्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं, बट सिंबल्स भी हम लोगों को समझने का कोशिश कर रहे हैं, या सिंबल्स आर ऑल्सो एम्पथाइजिंग विथ अस। ठीक है, नेचर भी हम लोग के साथ एक एम्पैथी में है, हम लोग का साथ एक कनेक्शन में है। ठीक है, like prolonged echoes mingling in the distance in a deep and tenebrous unity। prolonged यानी कि बहुत देर तक चलता हुआ, इको तो समझते ही होंगे, प्रतिध्वनि जो होता है, तो काफ़ी दूर में, इन डिस्टेंस, मिंगलिंग मतलब मिश्रण हो जाना, तो काफ़ी दूर में जब ढेर सारा इको क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, अब बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ते 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 जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है और एक यूनिटी तैयार करता है। कैसा यूनिटी? डीप एंड टेनेब्रस, काफ़ी गहराई होता है उस यूनिटी में, उस यूनाइटेड इको में, और वो काफ़ी घना काला भी होता है, टेनेब्रस इन द सेंस डार्क। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पे इको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अनक्लियर कंसेप्ट्स को, ठीक है, या फिर अनक्लियर सिंबल्स को, या नेचर का वो सब फेसेट को, वो सब विशेषताओं को जो हम लोग को लाइफ के बारे में डीप लेसन्स देने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग उसको डिकोड कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो जब हम लोग उसको समझेंगे ध्यान से, तो समझ पाएंगे कि देयर इज एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर, एंड इफ वी अंडरस्टैंड देम इन अ कनेक्टेड वे, अगर एकत्रित तरीके से समझे, तो वो लाइफ का एक लेसन है। ठीक है, जिसमें नेगेटिविटी भी छुपा हुआ है और जिसमें गहराई भी छुपा हुआ है। वास्ट एज द डार्क ऑफ नाइट एंड एज द लाइट ऑफ डे। और ये यूनाइटेड लेसन जो है, या कहा जाए कि नेचर का यूनाइटेड सिंबल्स जो है, ये क्या है? ये रात के तरह घना काला भी है और सूरज का रोशनी की तरह उज्जवल भी है, यानी इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है, इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी है। इसमें आपको हैप्पीनेस भी मिल जाएगा, एनकरेजिंग भी मिल जाएगा, इसमें सेम तरीके से आपको डिस्पेयर, डेथ, ये सब, क्रुएल्टी, ये सब भी मिलेगा, क्योंकि लाइफ इज मेड अप ऑफ बोथ गुड एंड बैड। तो नेचर भी लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है, नेचर भी रियलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, परफ्यूम्स, साउंड्स एंड कलर्स कोरेस्पॉन्ड। यहाँ आपका आ जाता है साइनेस्थेटिक कंसेप्ट। साइनेस्थेटिक या साइनेस्थेशिया का मतलब होता है जब डिफरेंट टाइप का सेंसेशन आपको एक साथ मिंगल्ड वे में फील हो। जैसे हम लोग का 5 सेंसेस है, एक आपका विजन हो गया, एक हियरिंग हो गया, एक टैक्टाइल यानी टच वाला, एक गस्टेटरी इन द सेंस टेस्ट वाला, एक ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल वाला। तो ये पांचों जो सेंसेस है, जब एक साथ आपको एक से अधिक सेंस का एट द सेम टाइम अनुभूति हो, तो उसको साइनेस्थेशिया कहा जाता है। ध्यान से आप देखिए, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स मतलब क्या? ये स्मेल है ना, स्मेल को आपका ट्रिगर कर रहा है, कुछ खूबसूरत सा खुशबू है ना। साउंड्स, ये आपका हियरिंग, ऑडिटरी सेंस को ट्रिगर कर रहा है। कलर्स, ये आपका विजुअल सेंस को ट्रिगर कर रहा है। तो ये रंग हो, चाहे आपका खुशबू हो, चाहे आपका म्यूजिक हो, शब्द हो, वो क्या कर रहे हैं? वो कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। ये लिटरली भी आप समझिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना थोड़ा देर पहले कि रेड एक महज एक कलर है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो उसके अंदर आपको वाइटलिटी नजर आएगा, पैशन नजर आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ नजर आएगा। तो वैसे ही हर एक खुशबू, हर एक साउंड के पीछे भी कुछ कुछ मैसेज, कुछ कुछ लेसन छुपा हुआ है, और वो लोग कोरिस्पॉन्ड करते, कम्युनिकेट करते हैं हम लोग का तरफ। कभी कभी वो पॉजिटिव लाइट में करते हैं, कभी कभी वो नेगेटिव मीनिंग में करते हैं। देयर आर परफ्यूम्स एज कूल एज द फ्लैश ऑफ चिल्ड्रन, स्वीट एज ओबोज, ग्रीन एज meadows, एंड अदर्स आर करप्ट एंड रिच एंड triumphant। तो कुछ कुछ सेंट्स है, मतलब नेचर का कुछ कुछ ऐसा खासियत है या कुछ कुछ ऐसा पहलू है जो आपको कैसा लगेगा? एज कूल एज द फ्लैश ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ फ्लैश ऑफ चिल्ड्रन इन द सेंस न्यू बॉर्न बेबी का बॉडी को यहाँ पे बताया जा रहा है। दे आर वेरी प्योर, न्यू बॉर्न बेबीज आर कंसिडर्ड सिनलेस, ठीक है, उनका कोई पाप नहीं होता, वो एकदम पापहीन, बहुत ही पुण्यवान कहे जाते हैं। तो जैसे दे आर वेरी सेक्रेड, ओके, एंड दे आर वेरी प्योर, तो ठीक वैसे कुछ कुछ आपको फ्रेग्रेंस ही मिल जाएगा जो बहुत प्योर, बहुत सैक्रेड है, जिसमें से बस पॉजिटिविटी ही निकलता है, जो पॉजिटिविटी का सिंबल हो। कुछ कुछ काफ़ी स्वीट है, कुछ कुछ एकदम मिडोज जैसा ग्रीन है। मिडोज यानी आपका ग्रास लैंड, तो ग्रास लैंड जैसा ग्रीन होने इन द सेंस कि ये रिफ्रेशनेस को समझा रहा है, रिवाइवलिटी को समझा रहा है, एक तरीके का नया जान, नया स्पिरिट को समझा रहा है, विजुअल ब्यूटी को समझा रहा है, ग्रोथ को समझा रहा है।
तो है देखिए ये एक विजुअल आपका इमेज, ग्रीन एक कलर है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, इतना कुछ चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा है, कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और स्वीट ये क्या है, आपका गस्टेटरी फीलिंग है ना, स्वीट। इससे आप टेस्ट भी समझ सकते हैं, इससे आप कोई चीज़ कितना खूबसूरत है, कितना इंजॉयबल है वो समझ सकते हैं। फिर परफ्यूम जो है वो आपका ऑल्फैक्टरी सेंसेशन यानी आपका स्मेलिंग सेंस को ट्रिगर कर रहा है, और वहाँ पे से भी प्योरिटी झलक रहा है। तो ये फिर से एक साइनेस्थेटिक कोलैबोरेशन हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन एक साथ आकर के आपको प्योरिटी का बारे समझा रहे हैं, रिफ्रेशमेंट का बारे समझा रहे हैं, ग्रोथ का बारे, ब्यूटी का बारे समझा रहे हैं। लेकिन कुछ सारा खुशबू जो नेचर में है सारा अच्छा नहीं है, कुछ कुछ बदबूदार भी है, कुछ कुछ आपका घिनौना भी है, एंड अदर्स आर करप्ट, कुछ कुछ आपको करप्शन का बदबू लेके आएगा। एंड रिच, कुछ कुछ बहुत रिच होगा, रिच इन द सेंस आप इसमें कॉम्प्लेक्स समझ सकते हैं कि सम फ्रेग्रेंस विल बी वेरी मच स्पाइसी, ओके, टू मच फॉर यू टू एंड्योर। कुछ देखते हैं ना, कुछ कुछ स्मेल इतना स्ट्रांग रहता है कि हम लोग सही से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो रिच इन द सेंस दैट टू मच। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजयी, ठीक है, विक्टोरियस। तो हर खुशबू या हर पहलू आपको एकदम मीक एंड माइल्ड एंड इंजॉयबल नहीं मिलेगा, कुछ आपको हार्श मिलेगा, कुछ आपको ओवर पावरिंग मिलेगा, कुछ आपको करप्ट मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, बिकॉज नेचर इज लाइक दैट, लाइफ इज लाइक दैट, इट गिव्स यू बोथ गुड एंड बैड with power to expand into infinity। और ये जो परफ्यूम्स है ना, अच्छे परफ्यूम्स भी, बुरे परफ्यूम्स भी, यानी अच्छे पहलू भी और बुरे पहलू भी, दोनों को मिला करके जो नेचर या लाइफ का एसेंस है वो एक्सपैंड कर सकता है, वो विस्तार कर सकता है अनंत तक, इन्फिनिटी तक, जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वो एक्सपैंड करते हुए जाएगा। इन द सेंस हम लोगों का पूरा एग्जिस्टेंस का थ्रू हम लोग को ये बुरा और अच्छा चीज़ का एक साथ को सहावस्थान दिखता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, बार बार रूप बदलेगा, ये बार बार भेष बदलेगा, लेकिन ये जाएगा नहीं। पूरा जिंदगी भर ही हम लोग को बुरा और अच्छा दोनों को लेके चलना है, इसके लिए तैयार रखना है खुद को। लाइक एम्बर एंड इंसेंस, मास्क, बेंजोइन that sing the ecstasy of the soul and senses। एम्बर, इंसेंस, मस्क और बेंजोइन ये चारों ही आपका एक तरीके का गोंद है, ठीक है, जिससे आपका खुशबू आता है, ठीक है। इंसेंस तो आप समझ भी सकते हैं, जो धूप हम लोग यूज़ करते हैं वही इंसेंस है। फिर मास्क मतलब आपका कस्तूरी हो गया, उससे भी बहुत बढ़िया खुशबू आता है। बेंजोइन भी एक तरीके का गोंद है, और एम्बर भी एक तरीके का गोंद है, जो समय के साथ साथ सूख करके पत्थर जैसा कड़ा बन जाता है। तो ये सब चीज़ एक तरीके का फ्रैग्रेंस का सोर्स है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैग्रेंसेस। तो लाइफ भी ऐसा ही है, नेचर भी ऐसा ही है, यहाँ पे हर तरीके का खुशबू आपको मिलेगा, यहाँ पे हर तरीके का क्वालिटीज़ आपको मिलेगा, यहाँ हर तरीके का परिस्थिति आपको मिलेगा। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि अच्छा तो अच्छा ही होगा और बुरा तो बुरा ही होगा। अच्छा भी समय के साथ साथ बुरा में तब्दील हो सकता है, बुरा भी समय के साथ साथ अच्छा में तब्दील हो सकता है। तो आपको रेडी रखना है, आपको मेंटली एंड फिजिकली तैयार रहना है कि कभी भी दोनों में से कोई भी आपको मिलेगा, और मिलना तो तय है क्योंकि दोनों ही इक्वली इक्वली प्रेजेंट है। दैट्स इन द एक्सटेसी ऑफ द सोल एंड सेंसेस। तो ये बुरा अच्छा मिला करके ये जो सेंसेशंस आ रहे हैं, ये जो मीनिंग्स आ रहे हैं, ये जो सिंबॉलिज्म्स आ रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सोल और सेंस दोनों का ही एक्सटेसी को। एक्सटेसी का मतलब होता है कि चरम आनंद का प्राप्ति, द पीक, द टॉप मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो वो आपका सोल का भी सेटिस्फैक्शन है, आपका इनर सेटिस्फैक्शन भी है, आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी है, प्लस आपका फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी है। तो नेचर में आपका फिजिकल सेटिस्फैक्शन का भी उपाय है, ठीक है। और जाहिर सा बात है, अगर फिजिकल सेटिस्फैक्शन रहेगा तो फिजिकल करप्शन भी रहेगा। और सिमिलरली आपका जो इनर सेटिस्फैक्शन या आपका माइंड का, या कहा जाए कि आपका अंतर का आध्यात्मिक जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो भी, उसका भी स्कोप है, और सिमिलरली उसका भी करप्शन होता है। तो दोनों ही तरीके का, बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, बोथ लेवल्स में नेचर आपको एक्सटेसी भी प्रोवाइड करता है, नेचर आपको सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करता है, और वहीं वो सब चीज़ का करप्शन भी होता है। ओके, तो ये था पूरा पोएम जिसमें आपको नेचर और ह्यूमन बींग्स और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तीनों का इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में बताया गया, कैसे एक दूसरे लेवल में कम्युनिकेट या रिस्पॉन्ड करते हैं। आशा करते हैं आपको पोएम समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे और भी पोएट्री या नॉवेल, ड्रामा, ऐसे कोई भी चीज़ पे आपको मदद का दरकार हो, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग जल्द से जल्द उसमें वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़